बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम जी बर्ड में अब आपको खुशामदीद कहते हैं और हमेशा की तरह इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बदस्तूर आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर तवज्जो का मरकज़ है। अगर हम देखें तो गुज़श्ता 2 हफ़्तों के दौरान मुतअद्दिद गैर मुल्की वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान आए, जिसमें ख़ास तौर पर बरतानवी, जर्मन और डच फ़ॉरेन मिनिस्टर्स ने इस्लामाबाद का दौरा किया। और अगले हफ्ते इटली के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं और अगेन फोकस है पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत। उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान से मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के लिए क्या ख़तरात हो सकते हैं, दहशत गर्दों की जानिब से अमरीका की क्या पॉलिसी हो सकती है। डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट को अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के सरबराह जनरल फैज़ हमीद इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। मुमकिन तौर पर उनके अफ़गानिस्तान में इस वक्त होने के क्या मकासद हो सकते हैं, पाकिस्तान की क्या पॉलिसी अफ़गानिस्तान में हो सकती है, हमारी सफारती पॉलिसी क्या है, इन तमाम नुकात पर बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ वाशिंगटन से मौजूद हैं सीनियर रिपब्लिकन लीडर साजिद तारड़ साहब। साजिद तारड़ साहब, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में हम आपको खुशामदेद कहते हैं। Thank you so much for जी, having और me, Chief. इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब। एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में आपको खुशामदेद कहते हैं। शुरू करते हैं एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब। अभी तक कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में एक नुमाइंदा और जामे हुकूमत जो है वो बनने जा रही है और तालिबान ने ऐलान भी कर दिया था गुज़श्ता जुमे के रोज़ वो अपनी नुमाइंदा और जामे हुकूमत बना लेंगे, लेकिन उसमें मुसलसल ताख़ीर सामने आ रही है और अफ़गानिस्तान में जितनी हुकूमत की के क़याम में ताख़ीर होगी, उतनी ही अदम इस्तेहकाम के ख़दशात जो हैं वो वहाँ पे बढ़ते जाएंगे। जी हाँ, देखिए बात यह है कि कोई भी अच्छा काम या कोई जामे किस्म का कोई फैसला जब होता है तो उसमें देर सवेर होती है। उन सब के साथ मिलकर अगर अफ़गान तालिबान एक हुकूमत बना रहे हैं तो मेरा ख़्याल है कि उसमें देर होने में कोई हर्ज नहीं है। 2-4 दिन की आगे पीछे डिले होती है। और ये माफ़ कीजिएगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये मीडिया प्लेज इट अप। मीडिया फिर इसी पे अब लग जाएगा कि क्यों देर हो रही है, तो हो रही है। तो वो दैट इज समथिंग दैट आई डोंट वरी अबाउट, बिकॉज अगर सही काम हो रहा है तो उसमें वक्त लग सकता है। अच्छा, जहाँ तक आपने दूसरी बात की है कि हमारे जो डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का दौरा, जी। तो वो भी काबुल में मेरा ख्याल है कि ये दौरा अव्वल तो तालिबान के लीडर्स की तरफ से उनको इनवाइट किया गया है, यानी वो खुद से नहीं गए, उनको एक इनविटेशन आई है जिसके तहत वो गए। अब इसके 2 तरीके थे, या तो वो खुफिया तौर पे जाते जो कि बाज़ वक्त ये इंटेलिजेंस के चीफ्स करते हैं, या खुलकर जाएं। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने सही फैसला किया कि वो ओपनली वहाँ पे उनकी इनविटेशन पे गए हैं और उनसे मुज़ाकरात उन्होंने की हैं। हमारा सफ़ीर भी वहाँ था। तो ये एक ताउन का इंडिकेशन है, एक ताउन का इशारा है कि पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान अच्छा ताउन है और दोनों ममालिक और दोनों लीडरान कोशिश में होंगे कि बेहतर से बेहतर कोऑपरेशन डेवलप हो जाए। जी, साजिद तारड़ साहब, ये बताइए कि अमेरिका में दो बड़ी पार्टीज़ हैं। डेमोक्रेट्स जो हैं वो रिपब्लिकन्स को आड़े हाथों ले रहे हैं और कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे ये फ़ैसला जो है वो रिपब्लिकन्स ने किया और उजलत में अमरीकी अफवाज को निकालने का ऐलान किया गया। आप क्या समझते हैं, क्यों अमेरिका में 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ में अफ़गानिस्तान के ऊपर कभी हम आहंगी सामने नहीं आ सकी और उसका नतीजा क्योस में निकला और किलिंग्स हुई। फिर जिस तरीके से काबुल एयरपोर्ट को स्टॉर्म किया गया, वहाँ पर हज़ारों अफराद जमा हुए, तो क्या बेहतर नहीं होता अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकन जो प्रेसिडेंट्स हैं जो वाइट हाउस में बैठते हैं, सोच समझ के ग्राउंड हालात को, मारूजी हालात को देखते हुए फैसला करते? जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये अफगानिस्तान का सिर्फ अकेला नहीं है। मैं ओवरऑल एक तो सिनेरियो पेश करना चाहता हूँ
कि ये हमारे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का इशू है और दोनों पार्टियां सारा सियासी निजाम उनकी जेब में है। एक तो ये डेमोक्रेट्स एंड 21 रिपब्लिकन्स की जेब में है। हाँ, उनके बिल्कुल दोनों सियासी पार्टियां हमारे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जेब में है और ये 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा मजाक था जिसमें $3 ट्रिलियन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। यहाँ इस तरह भी आप अमेरिकन किसी एयरपोर्ट पे आए तो आपको लगता है कि आप वक्त से 50 साल पीछे आ चुके हैं। इन हालात में जो 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी करप्शन की स्टोरी है वो ये आपका अफगानिस्तान है, आपका इराक है, आपका लिबिया है। अब इसके बाद मैं आना चाहता हूं इनखला के बारे में जो आपने क्वेश्चन किया। इनखला तो जरूरी था क्योंकि उसकी वजह यह थी कि $300 मिलियन पर डे का खर्चा अब मर्दे बीमार, अमेरिका मर्दे बीमार है, अब वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा था, तो वहां से निकलना तो जरूरी था। लेकिन निकलने के तरीकाकार पे इख्तलाफ है और वो इख्तलाफ इस तरह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थे, एक तो वो सियासतदान नहीं थे, सियासतदान से मुराद ये है कि ही वाज अ बिजनेसमैन, और दूसरे नेशनलिस्ट थे वो। और मैं बताना चाहता हूं कि एक वाहिद प्रेसिडेंट थे 4 सालों में एक भी उन्होंने नई जंग शुरू नहीं की। एक दूसरी बात ये कहूंगा कि मैं वो अपनी टर्म्स पे नेगोशिएट कर रहे थे तालिबान के साथ, वो एक सियासी हल छोड़ के आना चाहते थे और उन्होंने छोड़ना था। और उन्होंने अगले दिन अपनी तकरीर में फरमाया, उन्होंने कहा कि एयर सपोर्ट हमेशा सबसे आखिर में बंद की जाती है, हमारी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले खत्म कर दी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है। इस वक्त बाइडेन साहब प्रेसिडेंट नहीं है, इसको अमेरिका में समझा जा रहा है कि ये बराक ओबामा थर्ड टर्म चल रही है। जितने एडवाइजर, जितने इस वक्त सेक्रेटरीज हैं, वो सारे ओबामा के सारे ट्रेन हुए हुए हैं, टोनी बिल्किन समेत। ये ईरान के साथ डील के मूजद ये थे टोनी बिल्किन साहब। ये डिप्लोमेट नहीं है, ये प्रोफेसर है। अब ये मेरा मकसद है एकेडमिया का हिस्सा है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो ओबामा साहब की थर्ड टर्म चल रही है, ओबामा साहब को रशिया और चाइना ने 8 सालों में टेस्ट कर लिया था। जो चाइना था वो साउथ चाइना सी में चला गया था, रशिया क्रेमिया में और सीरिया में जाके उन्होंने नेवल एयर बेस, अपनी नेवल बेस बना ली थी। तो ये टेस्टेड जब आए सामने तो उसको दोबारा दुनिया ने उसको यूज करना था, अब्यूज करना था। ये रेडार पे नहीं है। आजकल हालात ये हैं कि जो व्हाइट हाउस है उन्होंने शुक्र अदा किया है कि तूफान आया है, अमेरिका में तूफान आया है ताकि अफगानिस्तान दब सके। तो जब कौमें इस तरीके से, जब कौमों का जवाल शुरू होता है तो इंटरनल इश्यूज बनते हैं। इस वक्त अमेरिका के पास सख्त मौजूद थी लेकिन विल मौजूद नहीं थी। हमारे CIA के चीफ जाके काबुल में मिन्नतें करते रहे हैं कि मेरे घंटे बढ़ा दो, मिनट बढ़ा दो, और उन्होंने दूसरी साइड पे मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने कहा था कि इट्स नॉट अ डेड लाइन, इट्स अ रेड लाइन। आप ये समझते हैं कि अमेरिका के पास सख्त नहीं है, सख्त मौजूद है लेकिन उनके पास बिल मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है। आधा अमेरिका समझता है कि उनसे इलेक्शन चोरी हुए थे, और जब इंटरनल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल ना हो तो फॉरेन पॉलिसी आपकी टेबल पर नहीं होती। और दिस इज व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन अमेरिका राइट नाउ। अमेरिका इज फेसिंग इंटरनल इश्यूज। बाइडेन साहब फरमा चुके हैं कि डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन। और मैं वैसे भी एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं ये समझता हूं कि डेमोक्रेसी इज इन क्राइसिस नॉट ओनली इन अमेरिका, इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी, सो इट्स इंटरनेशनल फिनोमेना। और इसमें मैं आखिर में मेरे क्लोजिंग इसमें रिमार्क्स होंगे, तालिबान जंग नहीं जीते, अमेरिका जंग हार गया है। जी नाजरीन, इस अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो साजिद तारड़ साहब से पूछेंगे कि क्या अब अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दी ख़त्म हो चुकी है। 20 साल अमेरिका ने जो कुछ अफ़गानिस्तान में किया, क्या अब अफ़गानिस्तान ख़ित्ते और आलमी बरादरी के लिए महफूज हो चुका है? हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, वहाँ पर नुमाइंदा हुकूमत का क़याम, पाकिस्तान की कोशिशें,
अमेरिका का नुक्ता नज़र। साजिद तारड़ साहब, 20 बरस अफगानिस्तान में अमेरिका ने गुजारे, खरबों डॉलर खर्च किया, बुनियादी मुद्दा और मकसद ये था कि दहशत गर्दी का खात्मा। अमेरिका का बयानिया यह था कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पूरी आलमी बरादरी, ख़ास तौर पर अमेरिका को दहशत गर्दी के हवाले से संगीन ख़तरात का सामना है। और ये भी मुरद इल्ज़ाम ठहराया गया कि 9/11 के जो मास्टर माइंड है उसामा बिन लादेन, वो वहाँ पर छुपे हुए हैं। आज 20 बरसों के बाद उन्हीं तालिबान के साथ अमेरिका ने अमन मायदा किया और उन्हीं के साथ बातचीत। आज CIA के सरबराह काबुल में आके उनके साथ बात कर रहे हैं, जिस पर आपने भी बात की। तो आप क्या समझते हैं कि आप 20 बरसों के बाद आज अफगानिस्तान दहशत गर्दी से पाक हो चुका है? देखें, एक तो मुझे थोड़ा सा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे 4 सदूर इन 20 सालों में आए। 4 मुख्तलिफ किस्म की उनकी अपनी पॉलिसीज थी जी, मुख्तलिफ इंटरेस्ट थे उनके। अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं, अगर इनका ऑब्जेक्टिव इनके खुद कहने पे अगर उसामा बिन लादेन थे, तो उसामा बिन लादेन का जो किस्सा तो 10 साल पुराना है। 10 साल बाद वहां क्यों बैठे रहे? फिर टैक्स पेयर इस वक्त इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ा लूजर है वो अमेरिकन अवाम है, अमेरिकन टैक्स पेयर्स हैं। और उन्हीं में इस वक्त गुस्सा जो है और यहाँ पे मायूसी और शर्मिंदगी है इस वक्त अमेरिका के अंदर। मोराल सख्त डाउन है इस वक्त। और इन 4 सदूर जो थे मुख्तलिफ इसको जवाज यूज करते रहे, बल्कि इसके साथ सियासत को अटैच करके बैठे रहे। अब दहशत गर्दी की तरफ आते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त तालिबान के ऊपर एक बहुत बड़ा कड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अब मैं वो चैलेंज बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो माशी चैलेंज है उनके ऊपर कि आगे मैशत किस तरह चलती है, क्योंकि पहले 20 साल थे वो तो उस वक्त डॉलरों की बारिशें हो रही थी अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर। अब वो बारिशें रुकी हैं। अब वो देखते हैं कि एक तो सबसे बड़ा वो इशू होगा, दूसरा उसके बाद जो मुझे सबसे ज्यादा खतरा और खौफ नजर आता है, जो 180 बिलियन डॉलर का असला अमेरिकन छोड़ के आए हैं उस रीजन में, वो एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो आगे किस तरह इस्तेमाल होता है उस रीजन के लिए। और मैं बिलखसूस यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा कि इस वक्त कालिया अमेरिका कहां खड़ा है पाकिस्तान के हवाले से। जी, मैं मुसलसल पिछले 5-6 सालों से एक चीज पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को और पाकिस्तानी डिसीजन मेकर को मुसलसल रिक्वेस्ट करता आ रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा वॉशिंगटन DC में इंडियन लॉबी है, इंडियन डायस्पोरा है, और हम उनसे बहुत पीछे हैं। इस वक्त अमेरिका के ईयर्स और आईज जो हैं वो इंडियन लॉबी हैं। वो उनको जो कहते हैं वो बता, यहां तक के प्रेसिडेंट बाइडेन का स्पीच राइटर इंडियन है, व्हाइट हाउस के मीडिया वाले सारे लोग इंडियन हैं। और वो जिस तरीके से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाते हैं बार बार, और जिस तरीके से अमेरिका को मिसलीड किया जाता है, वो मैं इससे वार्न करता रहा हूं, मजीद करता रहूंगा, लेकिन इस पे कोशिश करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी, एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब, यही सवाल एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से आपको भी, आप ये समझते हैं कि क्या तालिबान जो इस वक्त हुकूमत बनाने के इंतहाई करीब हैं, उनके अंदर इतनी इस्तेदाद है, कैपेबिलिटी है कि इतने बड़े जो दहशतगर्द ग्रुप हैं वहाँ पर अफ़गानिस्तान में, उनको वो ऑपरेट करने से रोक पाएंगे? जो इस वक्त उनके पास अमरीकी असला छोड़ के गए हैं या उनके पास अपना जो वेपन है, आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के हवाले से किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो आप समझते हैं उनके पास ये कैपेबिलिटी है? विल का इजहार तो उन्होंने कर दिया। जी हाँ, देखिए, पहले तो मैं मतीन साहब, ये जो बात इंडियन लॉबी की हुई है इसके मुतालिक मैं भी अपनी राय देना चाहता हूँ। जी, अमेरिका में सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई है, खास तौर पे डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ के इंडियन लॉबी बहुत मजबूत है, असरअंदाज होता है। बहुत सबसे सिंपल बात है, वाइस प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन की है और सारे इंडियंस वहाँ पे हर किस्म के इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे हैं। मेरी एक थिंक टैंक, मैं थिंक टैंक रन करता हूँ, मेरे एक थिंक टैंक से रब्ता था वाशिंगटन में। उसने वहाँ जो उसका हेड था उसने मुझसे कहा कि
नेक्स्ट वीक से यानी आइंदा हफ्ते से मैं एडमिनिस्ट्रेशन में एक पोजीशन पे जा रहा हूँ और अब ये थिंक टैंक फला आदमी उसको हैंडल करेगा। तो यानी कि लेफ्ट राइट, और वो इंडियन ओरिजिन का आदमी है, तो लेफ्ट राइट हर तरफ के लोग एडमिनिस्ट्रेशन में दाखिल हो रहे हैं और ये इंडियन ओरिजिन के जितने लोग हैं उन्होंने वहाँ पे अपना असर हर तरफ फैलाया हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में हम इसका कुछ कर नहीं, यानी दिस इज समथिंग दैट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट। क्या वसाइल की कमी है, रिसोर्सेज चाहिए, क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या चाहिए हमें? देखिए, हम अपना करते रहेंगे, हम अपनी पोजीशन को बताते रहेंगे। अमेरिका ग्लोबल पावर है, अभी भी है और रहेगा कुछ अरसे और। तो मैं समझता हूँ कि हमें उनसे अपने ताल्लुकात इस्तवार रखने चाहिए, लेकिन हमें कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इंडियंस का जोर बहुत ज़्यादा है। जी, साजिद तारिर साहब, एम्बेसडर अली सब्र नकवी साहब ने, और उससे पहले आप भी जिक्र कर चुके हैं कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के कैश में जो फाइनेंशियल एसेट्स थे वो तो अमेरिका ने मुंजमद कर दिए हैं। दूसरी तरफ से इशारे ये मिल रहे हैं कि शायद चीन और कतर और दीगर ममालिक मालियाती एतबार से जब नई हुकूमत बनती है तो उसको शायद सपोर्ट करें। आप क्या समझते हैं, अमेरिका का क्लैश नहीं होगा रीजनल ममालिक के साथ, और ख़ास तौर पर चीन जिसके साथ ऑलरेडी उसकी महाज आई है? तो क्या आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में कोई ऐसे मौक़े हो सकते हैं कि अमेरिका अफ़गानिस्तान के जो मालियाती जिन वसाइल को फ्रीज़ किया उन्हें रेस्टोर कर दे? मैं यहाँ पे आपको सिनेरियो पेश करना चाहता हूँ कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी क्या सोच रखता है, क्या करने जा रहा है। जी, सबसे पहले तो इस वक्त ये तशवीश इनको ये है कि हम जो वैक्यूम छोड़ कर आए हैं उसको चाइना और रशिया फिल करेगा। जी, ये बिल्कुल इनकी इस वक्त वाशिंगटन डीसी के मुख्तलिफ हलकों में ये बड़ी खुल खुला के ये बात हो रही है कि उस वैक्यूम के बारे में हमारा क्या होगा। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका क्या करता है, माजी में ये अपने एलाइज के जरिए कम्युनिकेट करता है। अब इस वक्त जो पहला सिनेरियो है वो तो चाइना और रशिया वहां पे बिल्कुल, चाइना ने आपने देखा होगा उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन की ऑफर भी कर दी है उन्होंने। अब उसमें पीछे बात ये रहेगी, अब मैं बताना चाहूंगा कि जो कंट्री रिकॉग्नाइज करेंगे उसमें मेरी नजर में पहली फेज में चाइना रशिया आएगा और उसके बाद दूसरी फेज में वेस्टर्न जो वर्ल्ड होगी उनमें से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आगे आएगा। उसके बाद इस वक्त अमेरिका में मूड बनाया जा रहा है तालिबान को रिकॉग्नाइज करने का। ये बिल्कुल मूड बनाया जा रहा है। जी, मूड बनाया जा रहा है। या मैं उसकी 2-3 मिसालें आपको देना चाहूंगा। जिस तरीके से जनरल मैकेंजी ने जब वहां से इनकलाब, अभी मैं तो समझता हूं अभी तो इनकलाब पूरा नहीं हुआ क्योंकि 100 से 200 अमेरिकन अभी मौजूद हैं, लेकिन जब इनकी डेडलाइन खत्म हुई तो जनरल मैकेंजी ने तालिबान का शुक्रिया अदा किया था इस वक्त। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात आपने देखी होगी कि यूनाइटेड नेशन में अगले दिन उन्होंने तालिबान के लफ्ज के साथ से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लफ्ज खत्म कर दिया। और यूनाइटेड नेशन आपको पता है कि अमेरिका की कठपुतली है क्योंकि फाइनेंस वही करता है उसको। अब उसमें ये मैं बताना चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल उसी तरफ जा रहे हैं ताकि चाइनीज इन्फ्लुएंस को रेजिस्ट किया जा सके। तालिबान इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है, वहां पे ऑलमोस्ट बिडिंग होगी, आप ये देखेंगे वहां पे बिडिंग होगी कि हम करेंगे, हम पैसा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सारा टोपी ड्रामा जो है ये अभी चलेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि तालिबान दे आर इन अ गुड पोजीशन। वहां पे फाइनेंस का भी इशू है, लेकिन बहुत जल्दी हफ्तों में, दिनों और हफ्तों में वो उसके हल मौजूद होंगे क्योंकि इस वक्त सारे ममालिक जो हैं वो दोबारा अपने अपने लीजेंस में आ चुके हैं, ग्रुपिंग हो चुकी है। और उसमें मैंने आपको बताया कि चाइना की ऑफर आ चुकी है, रशिया इज राइट देयर। और उसके बाद मैंने जिस तरह बताया कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो अमेरिकन ग्रुप है, अमेरिका की जो है वो एलाइज, उनमें से जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड फ्रंट पे होंगे और उसके बाद अमेरिका इसको रिकॉग्नाइज करेगा। दिस इज हाउ आई सी इट। और वाशिंगटन डीसी इज कंटिन्यूसली वाचिंग। और सबसे बड़ी बात मैं जो कहूंगा कि तालिबान के साथ बैकडोर चैनल उनके राब्ते मौजूद हैं, अमेरिकन उनसे बातें कर रहे हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल तशवीश है वाशिंगटन एरिया के अंदर लोग बैठ के बातें ये कर रहे हैं कि उस वैक्यूम को किस तरह कंट्रोल किया जाए। तो मेरे ख्याल में अभी कबलस वक्त होगा कि इस पे किया जा सके, लेकिन
अफगानिस्तान के भी अपने मसाइल हैं इंटरनल, जिस तरह पंशेर वैली में अभी वहां पे अनसर्टिनिटी है, बल्कि जंग जारी है। वहां पे अभी क्वेटा में अभी एक ब्लास्ट हुआ है। तो उस रीजन में अभी कई क्वेश्चन मार्क हैं, कई उसमें अभी जिस तरह हमारे जनरल फैज साहब गए हैं, बड़े अच्छे टाइमिंग पर गए हैं, जरूरी था जाना, क्योंकि कई रूमर्स ऐसी उड़ रही थी कि तालिबान के पाकिस्तान के बारे में कई क्वेश्चन मार्क थे, और उन सब चीजों को क्लैरिफाई करना और खासकर इंडियन लॉबी को भी सिग्नल भेजना बहुत जरूरी था कि हम पाकिस्तान कहां खड़ा है, हमारी पोजीशनिंग क्या है, और हम सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते। मेरे ख्याल में अभी आने वाले थोड़े दिनों में ये कई चीजों के जो हैं वो जवाबात सामने आ जाएंगे। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हमने पिछले 2 हफ्तों में देखा कि मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने पाकिस्तान का रुख किया, पाकिस्तान की क़ियादत के साथ बातचीत की। इसमें सबसे अहम दौरा जर्मन और बरतानवी वज़राए ख़ारजा का था। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को तूरखम बॉर्डर भी ले जाया गया और उन्होंने ख़ुद वहाँ पर देखा जिस किस्म की फेंसिंग की गई है। एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब डच, जर्मन, ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर और अब नेक्स्ट वीक इटालियन आ रहे हैं। क्या इनका मकसद वो तो नहीं है जिसकी तरफ साजिद तारड़ साहब इशारा कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान के अंदर तामीर नौ के कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने, पाकिस्तान से अपने स्ट्रेटेजिक मफादात की प्रोटेक्शन चाहनी है? जी, आप इन दौरों को कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तो मैं समझता हूँ कि ऐसे दौरों की बड़ी हाइप हो जाती है और इसको बहुत बड़ा दिखाया जाता है। असल मकसद इस वक्त जो है कोई इतना अहम नहीं था, क्योंकि ये सारे वज़राए ख़ारजा अपने अपने मुल्क के बाशिंदे जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको निकलवाने के फिक्र में हैं। जी। और उनका सबसे अहम जो इस वक्त ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सारे, चाहे बरतानवी शहरी हों, चाहे शहरी हों, चाहे जर्मन शहरी हों, इनको सबको वहाँ से सेफ एंड साउंड उनको बाहर लाया जाए। तो एक तो ये, लेकिन साथ साथ जाहिर है जब वज़ीर ख़ारजा आता है तो बहुत बड़ी बात होती है वो अपनी हुकूमत का ख़ारजा पॉलिसी का इंचार्ज होता है, तो वो जो उसके साथ बड़े मसाइल हैं, यानी कि इस खित्ते की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, अमेरिका वो अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम, और उसमें ताउन उन मुल्कों का क्या होगा, ये सारी बातें वो पाकिस्तान जो कि बहुत अहम पड़ोसी है अफ़गानिस्तान का, उससे करना चाहेंगे और किया होगा उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि ये दौरे बहुत अहम थे और इससे हमें एक अब खुद अपनी अहमियत का एहसास होगा कि भाई हम यहाँ पे एक बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं, हम एक की प्लेयर हैं इस सारे मसले में। अच्छा, अब आइंदा भी और आएंगे तो हम इनसे ताउन का ऑफर पेशकश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो रवैया रहा है वो बहुत मुस्बत रवैया है। Pakistan has played a very positive and constructive role in all these problems that the other countries have. तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है और हमें इन सारे ममालिक से उस तरह से पेश आना चाहिए जिस तरह एक अच्छे जिम्मेदार खित्ते के अहम मुल्क को पेश आना चाहिए। जी, साजिद तारड़ साहब, पाकिस्तानी लीडरशिप ये कहती आई है बार बार कि अगर आलमी बरादरी ने अफ़गानिस्तान को छोड़ा तो एक मरतबा फिर 9/11 जैसे वाक़यात हो सकते हैं। डायरेक्टली तो ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन आलमोस्ट जिस किस्म के नताइज उस वक्त थे कि आलमी बरादरी अगर अफ़गानिस्तान के साथ अपनी एंगेजमेंट को कंटिन्यू नहीं करेगी तो ख़तरात मज़ीद बढ़ेंगे।
आप कैसे देखते हैं कि मुस्तकबिल में आप अगरचे के मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि तामीर नौ के ठेकों के लिए यूरोप और अमेरिका वहाँ पे बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक रिकग्निशन, इसके लिए आप समझते हैं कि वेस्ट और ख़ास तौर पर यूएस अफगानिस्तान के साथ एंगेजमेंट को बढ़ाएंगे या इसे बिल्कुल तनहा छोड़ देंगे? देखें, मैं इसमें आपको एक बिल्कुल ट्रू पिक्चर ड्रा करने की कोशिश करूंगा कि जी। इनकी जिस तरीके से इन्होंने पहले किया है कि इनके पास सकत मौजूद थी, इनके पास अपर हैंड मौजूद था, सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट थे, लेकिन विल मौजूद नहीं थी। लैक इस ऑफ वक्त जो विल। करंट एडमिनिस्ट्रेशन, विल मौजूद नहीं थी। करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, वो जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन अभी मौजूद है वॉशिंगटन डीसी में, उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। वो एक अमेरिका को सोशलिस्ट कंट्री देखना चाहते हैं, सोशलिस्ट पॉलिसीज लेके आ रहे हैं मुसलसल। अब इस सिनेरियो में, अब देखें, वो पंजाबी में कहते हैं चोपड़ियां तो दो दो। अब ये वहां से इनकलाब ही हो गया, लेकिन फिर लौट के देख रहे हैं कि वहां वैक्यूम ना आ जाए, तो वैक्यूम अब देखें। और लेकिन ये चोपड़ियां दो दो तो नहीं ना होती हैं आपको, मेरा मतलब एक ही होगा ना, वहां से निकल आए हैं। जो मैं समझता हूं इस वक्त, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त पूरी दुनिया में जिस तरीके से चाइना अग्रेसिवली आगे आ रहा है, चाइना फाइनेंशियली स्ट्रांग है, चाइना देखें जिस तरीके से और डेमोक्रेसी इन डिक्लाइन है इस वक्त। जो मॉडल कम्युनिज्म का मॉडल है, उसमें कई उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन उनकी तरक्की का सीक्रेट भी यही है। और मैं समझ रहा हूं कि जिस तरीके से चाइना आगे उनकी एक्सपेंशन हो रही है, उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। और अमेरिका इस वक्त मर्दे बीमार नजर आ रहा है। जिस तरीके से प्रेसिडेंट साहब बीमार नजर आते हैं, वो बिल्कुल अमेरिका भी उसी तरीके से मर्दे बीमार है। तो वो इसमें भी मुझे नहीं लग रहा कि वो वैक्यूम को फिल करने की कोशिश करेगा। उस वैक्यूम को चाइना ही फिल करेगा। ये मैं बिल्कुल इसको देख रहा हूं। चाइनीज एक्सपेंशन उस रीजन में देख रहा हूं, चाइना का जो इनिशिएटिव है सीपैक, उसको देख रहा हूं। और जिस तरीके से चाइना आगे मिलिटरीली इवन देन एक्सपेंशन पे जा रहा है, बल्कि ना सिर्फ अफगानिस्तान में, इस वक्त उस पूरे रीजन में जिस तरीके से इन्होंने इंडो पैसिफिक, मैं समझता हूं इंडो पैसिफिक में भी चाइना को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये इस वक्त अमेरिका को अभी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, आज के हालात में अगर देखा जाए तो अमेरिका इज लीडरलेस, अमेरिका इज होपलेस, अमेरिका इज हेल्पलेस। तो अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत है जो इनको यूनाइट करे। इस वक्त अमेरिका बिल्कुल इसी तरीके से डिवाइडेड है जिस तरीके से सिविल वार दौर में डिवाइडेड था, चाहे वो रेशल बेसिस पे हो, चाहे वो इकोनॉमी बेसिस पे हो, चाहे वो आइडियोलॉजी बेसिस पे हो। अमेरिका इज कंप्लीटली डिवाइडेड। इस तरह इस वक्त बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि अमेरिका दो हिस्सों में, दो मुख्तलिफ ममालिक हैं और उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ये इनको पहले करना होगा कि अपना इंटरनल चीजें ठीक करें, इंटरनल एक पेज पर आए, सारा मुल्क यूनाइटेड हो, सपोर्ट हासिल हो, तब जाके अपना एक्सटर्नल अपना वकार बहाल कर पाएंगे। इस वक्त जो अमेरिका है, वो मैं बल्कि यहाँ पे ये कोट करना चाहूंगा कि अगले दिन जो अमेरिका के बरतानिया के वजीर खारजा हैं, उन्होंने कहा है कि अब अमेरिका के वर्ल्ड के साथ हम सुपर पावर इस्तेमाल करते हुए कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो उसमें ये बिल्कुल हकीकत है कि इन्होंने जिस तरीके से अपने एलाइज को अबैंडन किया, प्रेसिडेंट बाइडेन की कॉल अपने एलाइज को 48 घंटे के बाद, 48 आवर्स के बाद की गई, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, इसके असरात नहीं देखे गए। और जिस तरीके से आगे इनका वकार जो है और आगे जो इनकी स्टेबिलिटी है, इनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो अपना तशख्खुस खो चुका है, अपना वकार खो चुका है। तो अमेरिका को ये करना होगा कि पहले इंटरनल अपने मामलात ठीक करें और उसके बाद एक्सटर्नल ठीक होंगे। और मेरे ख्याल में अमेरिका की हिस्ट्री मौजूद है कि ये जिस तरीके से उन्होंने सिविल वार को हैंडल कर लिया था, ये फिर दोबारा इकट्ठे होंगे, लेकिन वो बहुत जरूरी है। उसके बगैर और जितना टाइम चाइना को मिल चुका है, मेरे ख्याल में चाइना की एक्सपेंशन और उनका एज ए सुपर पावर आगे आना एक हकीकत है और दुनिया को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी, एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब, वे फॉरवर्ड क्या है? पिछला रजीम हमने देखा इंतहाई डेडली पाकिस्तान के खिलाफ था, हिंदुस्तान के साथ उनका नेक्सस था। आप आगे आने वाले वक्तों में कैसे देखते हैं कि नई काबुल में एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी वो पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटजिकली कितनी बेहतर होगी? क्या मुस्तकबिल में हिंदुस्तान को अफगानिस्तान में उसी तरह स्पेस मिल पाएगी? मैं समझता हूं कि इस सारे मामले में हमें जो जिस चीज
पे ध्यान देना है और जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि भारत का क्या रोल होगा, जी, क्योंकि हिंदुस्तान, भारत जो है बड़ा वो अहम नुक्ता स्पॉइलर है का जी, रोल, बहुत अहम वो नुक्ता है जी। वो स्पॉइलर का रोल अदा कर सकता है। वो इट कैन प्ले द स्पॉइलर इन दिस होल गेम। तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत इस वक्त परेशान है। आपने देखा कि कल इंडियन मीडिया में वो DGISI के दौरे के बारे में कितना हंगामा था, एक हाइप और क्रिएट वो हुई हुई सब थी, बिल्कुल। वो सब इतने परेशान थे कि क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, जैसे कि वो खुद बेजार बैठे हैं कि क्यों ऐसा ये ऐसी बात हुई क्यों, एज इफ वो कुछ कर भी सकते थे इसके बारे में। जी, लेकिन बात यह है कि भारत, हम हम जानते हैं, हमारा जो तजुर्बा है, हमारी जो उनसे बायलैटरल कॉन्टैक्ट्स जो इतने सालों के रहे हैं, उससे ये हमें अखज़ करना चाहिए कि वो इस तरह बिल्कुल सारा कुछ गंवा के बैठ नहीं जाएगा। वो कोशिश में रहेगा कि अफ़गानिस्तान में फिर से अपना असर कायम करे, और तालिबान से भी वो राब्ते कायम करेगा। और ये ऑलरेडी उनका सफ़ीर जो है दोहा में तालिबान लीडर स्टनकज़ई से मिल जी, चुका है। तो मैं समझता हूँ कि भारत विल बी द स्पॉइलर एंड वी हैव टू वॉच आउट, हमें उसका ख्याल रखना है। जी, बिल्कुल। दूसरे ये जी, कि जी, जारी हमें जो रखें। आखिरी आखिरी ताल्लुकात मिनट है, बिल्कुल। हमें जो उनसे अपने ताल्लुकात जो तालिबान से कायम करने हैं, वो सोचे समझे तरीके से होने चाहिए। वो जोश और जज्बे में नहीं, बल्कि कौमी मफाद के नुक्ते नज़र से देखना चाहिए। और वो वही बात है जो मैं पहले कह रहा था कि ये ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसके लिए हमें उनको मशवरा देना चाहिए। और हम कोशिश करें कि हम इस तरह के ताल्लुकात कायम करें कि हम अब दुनिया में बदनाम भी ना हो, बुरे भी ना समझे जाएं, और हम अपना अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम में एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करें। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे वाशिंगटन से सीनियर एनालिस्ट और रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा साजिद तारड़ साहब। साजिद तारड़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब। और आज की गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यह है कि अफ़गानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल के तनाज़र में ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के मनफी किरदार को पाकिस्तान को ख़ास तौर पर काउंटर करना होगा, अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को मज़ीद प्रोटेक्ट करना होगा, अपनी सफारतकारी को मज़ीद मुतहरक करना होगा, इसलिए कि अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का मतलब ख़ित्ते और पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम है। प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगले इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।